नमस्कार, आपका स्वागत है आज की क्लास में। आज का क्लास का टॉपिक है राइबोसोम। इसके पहले हम देखे थे माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में, उसकी स्ट्रक्चर, उसके फंक्शन। आज देखेंगे राइबोसोम। राइबोसोम की खोज की थी जॉर्ज पैलाडे ने 1953 में। आगे चल करके 1955 में इसके स्ट्रक्चर, ब्रॉड स्ट्रक्चर और इसके फंक्शनिंग के बारे में पता चला। तब तक इसका नाम माइक्रोसोम कहते थे इसका नाम था माइक्रोसोम। और उसके बाद 1958 में इसका नाम पड़ा राइबोसोम। राइबोसोम जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, दीज आर द स्मॉलेस्ट सेल स्ट्रक्चर ऑफ द सेल। स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चर ऑफ द सेल, ठीक है। ये सबसे छोटे स्ट्रक्चर होते हैं सेल के अंदर पाए जाने वाले, जिनका मुख्य कार्य होता है प्रोटीन की सिंथेसिस करना। प्रोटीन सिंथेसिस, ठीक है, प्रोटीन सिंथेसिस। राइबोसोम जो बने होते हैं प्राइमरली मेड अप ऑफ राइबो न्यूक्लियोप्रोटीन। राइबो न्यूक्लियोप्रोटीन, दैट मीन्स ये आरआरएनए एंड प्रोटीन से मिलकर के बने होते हैं। इनकी असेंबली होती है आपके, सपोज दैट दिस इज अ सेल। ये एक सेल है, आप जानते हैं इसके अंदर न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस में बहुत सारे न्यूक्लियस पोर होते हैं, ठीक है। और इसी न्यूक्लियस के अंदर एक और स्ट्रक्चर होती है जिसको बोलते हैं न्यूक्लियोलस। तो इस न्यूक्लियोलस के अंदर राइबोसोम की असेंबली होती है, ना कि सिंथेसिस होती है। क्या होती है? असेंबली, ठीक है, असेंबली, ठीक। अब ये राइबोसोम बने हैं आरआरएनए और प्रोटीन से, ठीक है। इनका मुख्य कार्य होता है प्रोटीन बनाना, ठीक। राइबोसोम जो सेल के अंदर पाए जाते हैं वो दो तरह से पाए जाते हैं। कैसे, आइए देखते हैं। राइबोसोम प्राइमरली सेल के अंदर कुछ फ्री फॉर्म में पाए जाते हैं और कुछ बाउंडेड होते हैं, ठीक है। राइबोसोम जो सेल के अंदर पाए जाते हैं कुछ फ्री होते हैं, ठीक है। ये सपोज दैट सेल है, ठीक है, ये न्यूक्लियस है। कुछ राइबोसोम फ्री फॉर्म में पाए जाते हैं सेल के अंदर, और कुछ राइबोसोम बाउंडेड होते हैं। किससे? ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से चिपके हुए होते हैं, टाइटली बाउंड होते हैं, इस तरह से करके, ठीक है। तो ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है जिससे राइबोसोम बाइंड है, इसको बोलेंगे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। अब जो राइबोसोम फ्री फॉर्म में है, ठीक है, फ्री हैं, तो वो क्या होते हैं? सस्पेंड करते हैं, कहाँ? साइटोसोल में, ठीक है। फ्री राइबोसोम सस्पेंड करते हैं, सस्पेंडेड इन साइटोसोल या साइटोप्लाज्म, साइटोसोल या साइटोप्लाज्म, ठीक है। और कुछ होते हैं बाउंडेड, जो कि बाउंडेड होते हैं और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से चिपके होते हैं। जो फ्री राइबोसोम होते हैं ये मेनली प्रोटीन बनाते हैं, इसके लिए सेल के अंदर यूटिलाइज होने के लिए, ठीक है, सिंथेसाइज प्रोटीन जो सेल के अंदर यूटिलाइज हो रही है। और जो बाउंडेड राइबोसोम है ये जो प्रोटीन बनाएंगे ये एक्सपोर्ट के लिए होती है। हमारे ध्यान रखने वाली बात ये है, ये एक्सपोर्ट के लिए होती है। और जो मेम्ब्रेन है, कौन सी? प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, उसके यूज के लिए बनाते हैं, ठीक है। तो राइबोसोम को हम कैटेगराइज करते हैं, एक फ्री राइबोसोम और एक बाउंडेड राइबोसोम। देयर इज अनदर क्राइटेरिया वेयर राइबोसोम आर कैटेगराइज्ड इनटू टू टाइप्स, ठीक है, दो तरह से होते हैं। उसका जो ठीक, इसको बोलते हैं, जो नेक्स्ट कैटेगराइज किया गया है राइबोसोम को, वो है सेडबर्ग कॉफिशिएंट, ठीक है, या सेडिमेंटेशन कॉफिशिएंट। सेडिमेंटेशन कॉफिशिएंट, ठीक है, सेडिमेंटेशन कॉफिशिएंट या इसी को, ठीक है। तो सेडिमेंटेशन कॉफिशिएंट क्या होता है? अगर बहुत सारे राइबोसोम, ठीक है, अलग अलग मॉलिक्यूलर वेट के राइबोसोम्स को अगर हम एक ट्यूब में डाल दें, एक ट्यूब में डाल करके
और उसको सेंट्रीफ्यूग करें, ठीक है। सेंट्रीफ्यूग करने का मतलब ये है हम उसको ऐसे करके 1,00,000 बार अगर घुमा देंगे तो जो हायर मॉलिक्यूलर वेट का जो राइबोसोम है वो सबसे ज्यादा दूर और यहाँ पर जाकर के सस्पेंड करेगा, आ जाएगा, और जो हल्का होगा वो ऊपर आ जाएगा, ठीक है, ऐसे ही। ठीक, सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट के हिसाब से जो राइबोसोम होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं, एक होते हैं 70S, एक होता है 80S, ठीक है। तो जो 80S है और 70S है, ये जो S है, इस S का मतलब होता है, इस S का मतलब है स्वेटबर्ग यूनिट, ठीक है। क्या है ये? स्वेटबर्ग यूनिट बोलेंगे, स्वेटबर्ग यूनिट, ठीक है। एस इज स्टैंड फॉर स्वेटबर्ग यूनिट। नेक्स्ट, जो 70S राइबोसोम होते हैं वो पाए जाते हैं प्रोकैरियोट्स में। प्रोकैरियोट्स का मतलब पता है आपको? बैक्टीरिया जो होते हैं, क्या होते हैं? प्रोकैरियोट, प्रोकैरियोटिक जो सेल होते हैं उसमें 70S पाए जाएंगे, और जो यूकैरियोटिक सेल्स जो होती हैं, यूकैरियोटिक में कौन कौन आ गए? एनिमल, प्लांट, फंजाई, ठीक है। एनिमल, प्लांट, फंजाई क्या है? ये यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं, आपको पता है पिछले चैप्टर में हमने देखा था, ठीक है। तो जो यूकैरियोटिक होते हैं, एनिमल, प्लांट, फंजाई, और जो प्रोकैरियोटिक होते हैं वो होते हैं बैक्टीरियाज, ठीक है। हमने एक चीज और देखी थी, राइबोसोम जो होते हैं बैक्टीरिया में भी पाए जा रहे हैं और यूकैरियोटिक सेल्स में भी पाए जा रहे हैं। इसका मतलब क्या है? जो हमने देखा था प्रोकैरियोटिक सेल, तो प्रोकैरियोटिक सेल में सेल ऑर्गेनेल नहीं होते थे, दैट्स वाई हम राइबोसोम को सेल ऑर्गेनल नहीं बोलेंगे, ठीक है। दीज आर द ओनली सेल स्ट्रक्चर वेयर द प्रोटीन सिंथेसाइज, ठीक। नेक्स्ट, प्रोटीन सिंथेसाइज होती है सारे राइबोसोम के अंदर, इसका मतलब क्या है? दीज आर द प्रोटीन मेकिंग मशीन, हम लोग कह सकते हैं दीज आर द प्रोटीन मेकिंग मशीन्स, ठीक है। ये क्या है? प्रोटीन मेकिंग मशीन या फैक्ट्री कह सकते हैं, ठीक है। अब ये प्रोटीन मेकिंग मशीन्स जो होती है तो कैसे कार्य करती है अभी आगे देखेंगे, ठीक है। जो हमारा 70S राइबोसोम है वो बना होता है 2 सब यूनिट से। राइबोसोम की स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो कुछ ऐसी होती है। राइबोसोम की स्ट्रक्चर की बात करें तो इसमें 2 यूनिट होती हैं, ठीक है। एक होती है स्मॉल सब यूनिट, एक होती है लार्ज सब यूनिट, ठीक। तो इसको बोलेंगे स्मॉल सब यूनिट, एंड दिस इज लार्ज सब यूनिट, ठीक है। लार्ज सब यूनिट, ठीक। अब आप देख रहे होंगे जो स्मॉल सब यूनिट है ये होती है, ये सॉसर लाइक स्ट्रक्चर होती है, ठीक। और जो लार्ज सब यूनिट है वो कैसी है? डोम लाइक स्ट्रक्चर है और बड़ी होती है, दिस इज अ बिग बॉस, ठीक है। अब क्या है? जनरली राइबोसोम सेल के अंदर जो प्रेजेंट होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं फ्री फॉर्म में, लेकिन ड्यूरिंग प्रोटीन सिंथेसिस राइबोसोम असेंबल, राइबोसोम एक दूसरे के पास आते हैं, स्मॉल यूनिट और लार्ज सब यूनिट पास में आते हैं, ठीक, वो देखेंगे। 70S जो राइबोसोम है वे पाए जाते हैं, तो दिस इज अ लार्ज सब यूनिट, हम देख रहे हैं कि ये एक लार्ज सब यूनिट है, ठीक है। इसके नीचे ये स्मॉल सब यूनिट है। तो ये 70S जो बना होता है इसकी जो बड़ी वाली जो यूनिट है ये होती है 50S की, ठीक है। और ये छोटी वाली जो यूनिट है ये है 30S की, ठीक। अब 50 और 30, ठीक। जो 80S की जो राइबोसोम है, 80S राइबोसोम की लार्ज सब यूनिट है, उसकी जो इसको ये होती है 60S, और जो स्मॉल सब यूनिट है वो है 40S। अब आप कहेंगे कि ये 60S है ये 40S है, इन दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा भैया 100S, लेकिन 100S नहीं होगा, ठीक। ऐसे ही सेम अगर 30S और 50S को जोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा 80S, जो कि ये गलत है, ठीक है, इन केस ऑफ राइबोसोम। क्यों? क्योंकि जब हम अलग अलग इनको
सेडिमेंटेशन कॉफिशिएंट लेते हैं तो सेंट्रीफ्यूग ट्यूब में 30s, 50s, 60s, 40s इन सब का सेडिमेंटेशन कॉफिशिएंट अलग आता है। लेकिन जब इन दोनों यूनिट को टुगेदर यूनाइट कर देते हैं तब इसका कॉफिशिएंट रेट घट करके 70 हो जाता है। दैट्स वाई इन दोनों को जोड़कर कभी 80 नहीं बोलेंगे, इन दोनों को जोड़कर कभी 100 नहीं बोलेंगे। ठीक है, तो ये तो बात हुई राइबोसोम के स्ट्रक्चर की। ठीक है, अब देखेंगे राइबोसोम की फंक्शनिंग के बारे में थोड़ा सा। ठीक, राइबोसोम कैसे फंक्शनिंग करता है, कैसे प्रोटीन बनाता है। अच्छा, एक चीज आप सबको पता है कि राइबोसोम जो आता है, राइबोसोम प्रोटीन सिंथेसिस करता है। ठीक, और राइबोसोम किस चीज का बना है? आरआरएनए, राइबो न्यूक्लियोप्रोटीन, राइबोन्यूक्लिक एसिड। ठीक है, और प्रोटीन, प्रोटीन से मिलकर के बना है। ठीक, अब जो आरएनए होता है ये कहां से बनता है? डीएनए से। डीएनए, डीएनए क्या है? डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। आरएनए क्या है? राइबोन्यूक्लिक एसिड। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस आपको पता है कि डीएनए के अंदर एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल कम होता है कंपेयर टू आरएनए। डीएनए डबल स्टैंडर्ड होता है, आरएनए सिंगल स्टैंडर्ड होता है। जब डीएनए से आरएनए बनेगा, ठीक है, जब डीएनए से आरएनए बनेगा तो इस प्रोसेस को बोलेंगे ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन। ओके, ठीक। अब जब हम लोग यहां पर क्या कर रहे हैं, राइबोसोम जो है आरएनए से प्रोटीन बना रहा है। इन केस ऑफ जब आरएनए से प्रोटीन बनाते हैं तो उस प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसलेशन। ठीक है, ट्रांसलेशन। ठीक है, तो हमको आज क्या पढ़ना है? मेनली ट्रांसलेशन के बारे में। ठीक है, आरएनए से प्रोटीन बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? प्रोटीन। ठीक, अब आरएनए जो होता है आपका, ये आरएनए प्राइमरली 3 टाइप का होता है। ठीक है, आरएनए कितने टाइप का होता है? 3 टाइप का। कौन कौन सा? आरएनए 3 टाइप का होता है। एक है आरआरएनए, दूसरा है एमआरएनए, और थर्ड वन इज टीआरएनए। ठीक है, टीआरएनए। अब इनके अलग अलग नाम हैं। आरआरएनए बोलेंगे राइबोसोमल आरएनए, जिससे राइबोसोम बना है। एमआरएनए को बोलते हैं मैसेंजर आरएनए। ठीक है, यानी संदेशवाहक है ये। कैसे संदेशवाहक है अभी देखते हैं। टीआरएनए ट्रांसफर आरएनए। ठीक है, ट्रांसफर आरएनए। अब आपको पता है कि राइबोसोम तो बन गया आरआरएनए से, बचे कौन? एमआरएनए और टीआरएनए। एमआरएनए एंड टीआरएनए मिल करके राइबोसोम के साथ में प्रोटीन की सिंथेसिस करते हैं। कैसे करते हैं आइए देखते हैं। ठीक है, तो सपोज दैट कि ये एक सेल है, ये एक क्या है? सेल है। सेल के अंदर क्या पाए जाएंगे? न्यूक्लियस। ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर क्या पाया जाएगा? न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस के अंदर क्या होता है? न्यूक्लियोलस के अंदर क्या है? राइबोसोम की असेंबली होती है। ठीक है, ये न्यूक्लियस है। ये न्यूक्लियस के अंदर जो कुछ पोर्स होते हैं जिससे कि जेनेटिक मटेरियल इन एंड आउट होता है। ठीक है, इसी के अंदर क्या है? न्यूक्लियोलस है। अच्छा, न्यूक्लियोलस क्या है? एक ऐसी स्ट्रक्चर है जिसके ऊपर किसी भी प्रकार की कोई मेम्ब्रेन नहीं होती है। हाँ, वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग इज राइबोसोम के ऊपर भी किसी भी प्रकार की कोई मेम्ब्रेन नहीं होती है। शायद इसीलिए इसको भी सेल ऑर्गेनेल के कैटेगरी में नहीं रखा गया है। ठीक, अब होता क्या है एक्चुअली, ये है सेल मेम्ब्रेन, इसमें भी पोर्स हैं। ठीक, अब ये एमआरएनए, सपोज दैट हमको प्रोटीन बनाना है। प्रोटीन बनाने के प्रोसेस की जो इंफॉर्मेशन है वो सारी इंफॉर्मेशन किसके पास है? न्यूक्लियस के पास है। किस प्रकार की प्रोटीन बनाना है हमको। ठीक है, तो न्यूक्लियस जो मेन इंफॉर्मेशन है, ठीक है, मेन ब्लूप्रिंट है, वो अपने पास रखेगा। यहां से एक फोटोकॉपी भेजेगा। ठीक है, फोटोकॉपी भेजेगा, इसको फोटोकॉपी कौन लेकर के जाएगा? एमआरएनए। ठीक है, ये एमआरएनए यहां से चलता है। ठीक है, ये सेल के अंदर आता है। ठीक, अब यहां पर क्या है? राइबोसोम। ठीक, अब इसको अगर बड़ा करके देखेंगे तो सपोज दैट कि यहां से एमआरएनए आया। ठीक है, ये एमआरएनए आया। ठीक, और एमआरएनए के अंदर कुछ इंफॉर्मेशन है जो कि बताएगी कि किस प्रकार का
हमको प्रोटीन बनाना है। ठीक, ये जाएगा mRNA यहाँ पर, ये हमारी स्मॉल सब यूनिट है। सपोज दैट दिस इज अ 30s सब यूनिट ऑफ 70s राइबोसोम। क्या है ये? 30s। ठीक, अब 30s के पास, अब इसके पास क्या है, कुछ कोडॉन के रूप में ये इंफॉर्मेशन लेकर के आता है, ट्रिपलेट। ठीक है, ये कोडॉन होते हैं। मैसेंजर आरएनए जो होता है उसके अंदर कोडॉन होते हैं। इन मैसेंजर mRNA की जो कोडॉन्स हैं, इनको रीड करने की कैपेसिटी किसकी होती है? 30s। 30s का काम क्या है? रीडिंग। इसके कोडॉन्स को रीड करेगा। ठीक है, किस प्रकार के प्रोटीन हमको बनाने हैं। ठीक, दिस इज अ 5 एंड ऑफ एंड दिस इज द 3rd एंड। इस डिटेल इसको हम लोग देखेंगे डिटेल में एक अलग से चैप्टर में। आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको इसकी डिटेल स्ट्रक्चर चाहिए, डिटेल ट्रांसलेशन वीडियो, तो उसको हम बना देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, मैसेंजर आरएनए आया कि भैया फलाना फलाना प्रोटीन हमको बनाना है। ठीक, अब इतना प्रोसेस होने के बाद फिर आते हैं बिग बॉस हमारे। कौन है बिग बॉस? लार्ज सब यूनिट ऑफ, ये क्या है? 50s। ठीक है, ये 50s है। जब ये आएगा, इसकी रीडिंग हो गई, यहां से क्या है, मैचिंग होगी। अब ये लार्ज सब यूनिट आया, एक बचा हमारा टीआरएनए। ठीक है, क्या बचा? टीआरएनए। जो टीआरएनए का मुख्य वर्क होता है वो होता है एमिनो एसिड को पकड़ के लाना। एमिनो एसिड क्या है? बिल्डिंग ब्लॉक। सपोज दैट हमको खाना बना रहे हैं, तो जो हमको रॉ मटेरियल लगेगा वो होते हैं एमिनो एसिड। ठीक है, अब ये एमिनो एसिड को पकड़ के कौन लाएगा? टीआरएनए। ये क्या है? टीआरएनए है, ये है एमिनो एसिड। ठीक है, इसको हम ग्रीन कलर से इसको डिनोट करते हैं। ये हो गया आपका क्या है? एमिनो एसिड। तो डिफरेंट टाइप के एमिनो एसिड को लाकर के टीआरएनए लाता है और यहाँ से प्रोटीन सिंथेसिस, पॉलीपेप्टाइड चेन बनती चली जाती है। ठीक है, और यहाँ से ये आउट हो जाती है। इस प्रकार से ये एक स्ट्रक्चर होती है टनल लाइक। ठीक, यहाँ से ये प्रोटीन की पॉलीपेप्टाइड चेन बनती जाती है और ये और भी कोडॉन यहाँ पर इकट्ठे होते हैं। कोडॉन आते रहते हैं, ये असेंबल होते रहते हैं। ये एक और टीआरएनए आएगा, यहाँ पर एक और टीआरएनए आएगा एक अलग टाइप की एमिनो एसिड को लेकर के। ठीक है, मेथियोनिन, और यहाँ से ये असेंबल हो करके यहाँ से आउट हो जाती है। इस प्रकार से प्रोटीन की सिंथेसिस होती है। ठीक, ये तो हमने जनरली देखा एक छोटा सा रूप। अगर इसकी डिटेल स्ट्रक्चर आपको चाहिए तो हम इसका अलग से वीडियो बना देंगे। नेक्स्ट, अब हमने देखा कि हमारे राइबोसोम जो होते हैं 70s और 80s। ठीक, 80s जो होते हैं वो यूकैरियोटिक में, 70s बैक्टीरिया में। अब यहाँ पर हमको बड़ी आसानी हो गई। क्या आसानी हो गई? कि 70s और 80s सेल को पहचानने में डिफरेंस नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि इसके पास तो 70s है, इसके पास 80s है, तो हम आसानी से पहचान सकते हैं कौन बैक्टीरियल सेल है और कौन यूकैरियोटिक सेल है। ठीक, अब सपोज दैट कोई ह्यूमन है। ठीक, दिस इज अ ह्यूमन। ठीक है, अब इसके अंदर क्या है, ये बड़ा हैप्पी था। ठीक, लेकिन इसके अंदर एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया। ठीक, अब बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया, इसके अंदर बैक्टीरिया चला गया, हार्मफुल बैक्टीरिया। अब इस बैक्टीरिया को किल करने के लिए हम क्या देंगे? एंटीबायोटिक्स। ऐसी एंटीबायोटिक्स देंगे जो केवल और केवल 70s राइबोसोम कंटेनिंग सेल्स को ही किल करेगा। कैसे किल करेगा? इसकी प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट करके। क्या करेगा? बाय इनहिबिटिंग प्रोटीन सिंथेसिस ऑफ दैट पर्टिकुलर बैक्टीरिया। ठीक है, तो ये जो प्रोटीन एंटीबायोटिक्स होंगी वो 70s राइबोसोम पे अटैक करके कैसे करेगा? अब 70s बनाए 50s का, 50s सब यूनिट और 30s सब यूनिट। ठीक है, तो कुछ एंटीबायोटिक्स होती हैं जो 30s पे काम करती हैं और कुछ एंटीबायोटिक होती हैं वो 50s पर जाकर के काम करती हैं। कैसे? इनहिबिट करती हैं।
ठीक है। जो 30S पर काम करने वाली 30S सब यूनिट पे जो एंटीबायोटिक्स प्रभावी हैं, उन एंटीबायोटिक्स में से कुछ हैं, जैसे जेंटामाइसिन, अमाइकासिन, आपने इनका नाम हो सकता है सुना भी हो, अमाइकासिन, जेंटामाइसिन, ठीक है। आपके डॉक्सीसाइक्लिन, क्या है, डॉक्सीसाइक्लिन, टेट्रासाइक्लिन, ठीक है। ये तो ये कहाँ पे काम करते हैं, इनहिबिट करते हैं 30S सब यूनिट पे। 50S सब यूनिट पे कौन कौन से काम करेंगे, जैसे एजिथ्रोमाइसिन का नाम आपने सुना होगा कि कैसे वो बैक्टीरिया को एंटीबायोटिक है ये एजिथ्रोमाइसिन, इरिथ्रोमाइसिन, ठीक है। और लाइनेजोलिड, लिंकोमाइसिन, ठीक है। तो दिस इज अ फार्माकोलॉजी पार्ट, इसको हम फार्माकोलॉजी क्लास में पर्टिकुलर जब देखेंगे तब देखेंगे, ठीक है। तो अभी हमने देख लिया राइबोसोम की स्ट्रक्चर, राइबोसोम की प्रोटीन सिंथेसिस, 70S, 80S, ऐसी स्वेडबर्ग सब यूनिट, ठीक है। इसकी खोज किसने की थी, तो दिस इज ऑल अबाउट राइबोसोम। तो आज की क्लास में हमने देखा राइबोसोम का स्ट्रक्चर, उसके फंक्शनिंग और कुछ एंटीबायोटिक्स का क्या रिलेशन है राइबोसोम से, ठीक है। आज की क्लास आपको कैसी लगी, इंफॉर्मेटिव लगी कि नहीं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। थैंक्स।